हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 52 के थ्रू जो है लेक्चर नंबर 8 प्रोवाइड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 8 के माध्यम से हम लेक्चर नंबर 7 के रिलेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद्यार्थियों, जिसमें हम संधारित्र की धारिता, संधारित्रों के संयोजन, आवश्यकता, प्रकार एवं गणितीय व्याख्या को समझेंगे। विद्यार्थियों, जैसे हमारे लेक्चर नंबर 50 और 51 में जो है लेक्चर नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जो है प्रतिरोधों की संपूर्ण व्याख्या के लिए था। आपने प्रतिरोध के बारे में जाना था, प्रतिरोध के संयोजन की आवश्यकता, संयोजन का प्रकार और गणितीय व्याख्या के बारे में आपने सीखा था। विद्यार्थियों, वैसे हम आज के क्लास में जो है धारिता नाम की टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने टॉपिक चयन किया है संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन, आवश्यकता, प्रकार एवं उनकी गणितीय व्याख्या के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख पाए होंगे या फिर उसे देखेंगे। उन्हें देखने के बाद आप संधारित्र की धारिता नामक चैप्टर के जो है कंप्लीटेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 8 में आएँ और इसे बिना स्किप किए एक सीक्वेंस में देखें। विद्यार्थियों, एग्जाम के इस दौर में इधर उधर स्किप करके वीडियो को देखना या अलग अलग चैनलों पर जाने से अच्छा है किसी एक चैनल पर फोकस करके हम वहां पर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहें। जरूरत पड़े तो हम कलम और कॉपी के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग करें, और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम उसे नोट डाउन करें या फिर वीडियो के स्पीड को स्लो करके उसे अच्छी तरह से समझें। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम समझते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। आज के क्लास में सबसे पहले हम समझते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। धारिता, धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसे धारिता के रूप में ले रहे हैं तो हम इसे अगले टॉपिक में ऐसे संधारित्र की धारिता भी बोल सकते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो यहां पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, संधारित्र के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। संधारित्र को समझे क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अपने भीतर आवेशों की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकती है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों को ग्रहण करने या आवेशों के संचित करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्यार्थियों, हम अक्सर करके देखते हैं कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जैसे फैन इत्यादि वगैरह हुए, उनके भीतर जो है कंडेंसर लगा होता है। वो कंडेंसर ही हमारे विद्युतिकी की दुनिया में जो है कैपेसिटर अर्थात संधारित्र के नाम से जाना जाता है, जो आवेशों को संचित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो एसी स्रोत होते हैं, जो एसी स्रोत होते हैं, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है। प्रत्यावर्ती धारा जो है अगर उसके एक साइकिल का अवलोकन करें और एक साइकिल में हम देखेंगे कि एक पूर्ण चक्र में 2 बार कोई बल्ब जलता है और 3 बार बुझता है। विद्यार्थियों, अब चूंकि आवृत्ति उसकी इतनी ज्यादा होती है, आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि जलने और बुझने की उस प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते अपनी नग्न आंखों से। विद्यार्थियों, अब आप बताइए, अगर ऐसी स्थिति में फैन को भी छोड़ दिया जाए तो फैन के भी तो स्पीड जो है कभी तेज होंगे, कभी धीमे होंगे, कभी तेज होंगे तो कभी धीमे होंगे। फैन हमारा एक सामान्य की स्थिति में चले, एक बराबर की स्पीड में बना करके चले, इसीलिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के भीतर कैपेसिटर का उपयोग कर दिया गया है, संधारित्र का उपयोग कर दिया गया, क्योंकि संधारित्र आवेश को ग्रहण रखेगा। जैसे हमारी एसी करंट जा करके 0 होगी तो कुछ समय तो फैन की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन उस समय कैपेसिटर अपने खुद के आवेश को दे करके जो है हमारे फैन के मोशन को जो है बरकरार रखता है,
ताकि फैन अपने जीरो लेवल पे ना आए। इसीलिए तो हमारे घरों में लगे फैन की स्पीड जब स्लो हो जाती है या धीमी गति पे कार्य करने लगती है तो हमेशा जो है टेक्नीशियन के द्वारा यही एडवाइस दिया जाता है कि उसके कंडेंसर को बदल दिया जाए, कंडेंसर वीक हो चुका है, मतलब कंडेंसर आवेश को ग्रहण नहीं कर रहा। जब हमारी एसी जीरो लेवल पे पहुंच रही है तो कुछ समय हमारा फैन जो है जीरो पे आ जा रहा है, धीमी गति में हो जा रहा, उसके बाद से उसकी गति जैसे ही तेज होनी जा रही है वैसे फिर धीमे आ रही है, क्योंकि हमारा कंडेंसर वीक हो गया, वो आवेश को ग्रहण नहीं कर पा रहा और फैन को आवेश दे नहीं पा रहा। तो विद्यार्थियों एटलीस्ट हमें समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि आपका जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है, जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं, वो एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के भीतर आवेश को ग्रहण करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बातें आती है विद्यार्थियों कि यहां पर जो है हम उसकी धारिता की बात करें कि क्या होती है हमारे संधारित्र की धारिता। क्या होती है संधारित्र की धारिता? मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, इसकी धारिता क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये संधारित्र जितना ही ज्यादा आवेश को ग्रहण कर लेगा, ये संधारित्र जितना ही ज्यादा आवेश को ग्रहण कर लेगा, उस संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो मैं आपको बता दूं, संधारित्रों द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी धारिता या संधारित्र की धारिता कहलाती है। संधारित्रों द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, संधारित्रों द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता या संधारित्र की धारिता कहलाती है। इस टॉपिक को ध्यान दें। ये बात तो आपने पूरी तरह से फोकस कर ली है कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? संधारित्रों द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, संधारित्रों द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। मान लीजिए अगर ये संधारित्र है मेरे पास और इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो जैसे ही हम इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे इसके भीतर आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब यह जितनी ज्यादा आवेश को ग्रहण कर ले रही है वही उसकी जो है धारिता है, वही उसकी क्या है? धारिता है। मतलब एक लिमिटेशन के अनुसार अगर सोचें 1 लीटर का कोई बर्तन है तो उसमें हम 1 लीटर ही पानी डाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा पानी डालने का प्रयास करेंगे तो ओवरफ्लो होकर के बाहर चले जाएगा। मतलब उस बर्तन की धारिता केवल 1 लीटर निकली जो उसके वॉल्यूम के बराबर है। अगर हम इस संधारित्र को जो है V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो इसमें आवेश का आना शुरू हो जाएगा और वो आवेश इसमें उसी के बराबर आ सकता है जितनी इनकी कैपेसिटी है। तो इसलिए परिभाषा बनाई गई है, संधारित्रों के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है उसकी धारिता कहलाती है। मैंने कहा मान लीजिए ये हमारा एक संधारित्र है, जैसे मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, इसमें Q कूलम्ब का आवेश आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सिंपल मैथमेटिक्स आती है, आप इस मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करें। साइंस में आपको बताया भी गया होगा कि हम जानते हैं कि यदि किसी चालक को Q कूलम्ब का आवेश दिया जाए, Q कूलम्ब का आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि होती है। लाजमी बात है, जितना ज्यादा जो है हम बर्तन के भीतर पानी डालेंगे उतना ज्यादा आयतन बढ़ेगा, जितना ज्यादा हम बर्तन के भीतर पानी डालेंगे उतना ज्यादा आयतन बढ़ेगा। ऐसे ही इस चालक के भीतर जितना ज्यादा हम आवेश देंगे उतना ज्यादा इसका विभव ऊपर आएगा। इसका मतलब नेचुरली है कि Q कूलम्ब अगर आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि होगी, तो Q समानुपाती भी होगा। मतलब जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव बढ़ेगा, जितना कम आवेश देंगे उतना कम विभव होगा। तो अगर Q समानुपाती भी होगा तो Q को यहां से अगर दिखाएं समानुपाती मार कटेगा तो Q बराबर CV होगा। प्यारे विद्यार्थियों, C क्या है? जहां पर C एक समानुपातिक नियतांक है, जहां पर C एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक या संधारित्र की धारिता कहते हैं।
धारिता कहते हैं। विद्यार्थियों देखिए कितने सुकून से हम लोग परिभाषा पे पहुंच गए। हम जानते हैं कि क्यों समानुपाती v होता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्यों समानुपाती v हमें क्या सुझाव दे रहा है? क्यों समानुपाती v हमें इस बात को बता रहा है कि जैसे जैसे आप आवेश को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप आवेश को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विभव का मान ऊंचा होता जाएगा। सिंपल बात है कि एक बर्तन है, जितना ज़्यादा हम पानी उसमें डालेंगे उतना ज़्यादा पानी का तल ऊपर आएगा, मतलब उतना ज़्यादा उसका आयतन बढ़ेगा। तो सिंपल बात है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम किसी चालक के भीतर आवेश को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसके विभव का मान बढ़ता जाता है। तो दोनों में संबंध देखें तो क्यों समानुपाती v। साइंस मैथमेटिक्स की दुनिया में जब भी प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलता है। आज के हमारे क्लास का कांस्टेंट क्या है? c। तो q बराबर cv। आपसे पूछा जाएगा c क्या है, तो आप एक ही जवाब देंगे, जो c है वो यहाँ एक समानुपातिक नियतांक है जिसे किसी चालक की धारिता बोलेंगे। तो q बराबर समीकरण मिला cv। अगर q बराबर cv मिला तो आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं कि इससे क्या होगा। फिर मिल चुका है q बराबर cv। हम पढ़ रहे हैं धारिता के संदर्भ में, तो यहां से c को बाहर करें तो c बराबर क्या हो जाएगा? q बटा v। अगर q बराबर cv है तो c को बाहर करेंगे तो q बटा v, और यही c चालक की धारिता है, यही c चालक की धारिता है। विद्यार्थियों यही c क्या है? चालक की धारिता है, मतलब कैपेसिटी है। अब हम यहां समझते हैं c के मात्रक के बारे में। क्या होता है c का मात्रक? सीक्वेंस में c का मात्रक, विद्यार्थियों हमने एक जनरली बात पढ़ी है कि किसी भी राशि का जो मात्रक होता है, किसी भी राशि का जो मात्रक होता है वो उसके सूत्र से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर किसी राशि का मात्रक सूत्र से प्राप्त किया जाए तो इसका मतलब c का मात्रक हमें लाना है। तो c का मात्रक बराबर हमको लगाना है q का मात्रक, अब पूरे के बटे में लगाना है v का मात्रक। तो इसका मतलब साफ है कि जो c का मात्रक है वो बराबर q का मात्रक, तो q का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। और v विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो एक बात यहां पर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है विद्यार्थियों कि जो c का मात्रक है, c का मात्रक वो आ रहा है कूलम प्रति वोल्ट। और क्लास के हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं कूलम इंटू वोल्ट इनवर्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये c का जो मात्रक आपको दिखाई दे रहा है यही धारिता का SI मात्रक है। याद रखें, यही धारिता का SI मात्रक है। विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कि अगर आप धारिता का सीजीएस मात्रक लिखें, सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक, सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है। इसे भी याद करें, सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। बट विद्यार्थियों यहां पर अब हम थोड़ा सा कुछ अन्य बातों के बारे में सोचेंगे जो जानना भी बहुत जरूरी है। पीटीआर, पीटीआर विद्यार्थियों पीटीआर में सबसे पहला पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, धारिता का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, धारिता का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराड होता है। धारिता का बड़ा मात्रक फैराड होता है, फैराड होता है। धारिता का जो बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। और अगर धारिता का बड़ा मात्रक फैराड होता है तो मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर आप 1 फैराड ले रहे हैं, 1 फैराड की पहले आप क्षमता जानिए। अगर आपने 1 फैराड लिया है, 1 फैराड, तो 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम आवेश होता है विद्यार्थियों।
1 फैरड बराबर 96,500 कूलम। 1 फैरड का मतलब जानते हैं? 1 फैरड का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 फैरड आवेश का मतलब हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल बहुत बड़ी संख्या है, तो इसलिए 1 फैरड बराबर यहां पर 96,500 कूलम है, याद रखें। और अगर किसे और भी आगे की ओर ले जाकर के लिखें तो ध्यान से सुने, अगर आपके पास 1 फैरड है, 1 फैरड, फैरड को कैपिटल एफ से दर्शाएंगे, तो 1 फैरड बराबर 9 गुणा 10 के घाते 11 स्टेट फैरड होगा। इसको भी याद करें, 1 फैरड बराबर 9 गुणा 10 के घाते 11 स्टेट फैरड होता है। अगर आप आगे की ओर लिखें मिली फैरड, मिली फैरड, मिली फैरड का मतलब एमएफ। अगर आप आगे लिखें माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड का मतलब होता है म्यू एफ। अगर आप आगे लिखें नैनो फैरड, नैनो फैरड, नैनो फैरड का मतलब होता है एनएफ। अगर आप आगे लिखें पीको फैरड, पीको फैरड, तो पीको फैरड का मतलब होता है पीएफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी धारिता के अन्य मात्रक हैं, ये धारिता के अन्य मात्रक हैं। धारिता को तो बहुत बड़ा मात्रक निकल गया फैरड, क्योंकि फैरड का कूलम में वैल्यू 96,500 होता है। 1 फैरड बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 96,500 मिलेगा। 1 फैरड आवेश का मतलब 96,500 कूलम होता है। विद्यार्थियों, ये कूलम आवेश बहुत है, 96,500 कूलम आवेश बहुत ज्यादा है। तो 96,500 कूलम अगर बहुत बड़ी संख्या निकल गई तो इसका मतलब फैरड लिखना बहुत गलत बात है, क्योंकि फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक हो गया। अगर सीजीएस मात्रक पे विचार करें कि स्टेट कूलम, तो 1 फैरड अगर आपके पास है तो 9 गुणा 10 के घाते 11 स्टेट कूलम, स्टेट फैरड होगा आपके पास। अब आपको पता है यहां पर अगर आप यहां से धारिता का एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, स्टेट फैरड, विद्यार्थियों स्टेट फैरड है, तो इतने स्टेट फैरड होते हैं। इसलिए यहां पर जो है फैरड या स्टेट फैरड लिखना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए धारिता का अन्य मात्रक बनाया गया जिसे लोग मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या फिर पीको फैरड के नाम से जान लिए। आइए पैमाना समझते हैं। यदि आपके पास 1 मिली फैरड है तो 1 मिली फैरड बराबर याद रखिएगा 10⁻³ फैरड होगा। कैपिटल एफ स्टैंड फॉर फैरड। अब माइक्रो फैरड, अगर आपके पास 1 माइक्रो फैरड है तो इसका मतलब 10⁻6 फैरड होगा। देखिए वैल्यू छोटे हैं, ज्यादातर आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिकी की दुनिया में माइक्रो फैरड ही चलता है। अगर नैनो फैरड है तो यहां पर 1 NF लिखें और 1 नैनो फैरड का वैल्यू 10⁻9 फैरड होता है। ऐसे पीको फैरड को अगर देखें तो 1 पीको फैरड का जो वैल्यू होता है वो 10 के घाते -12 फैरड होता है। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ये पूरा सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा क्रम आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों, आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर प्रोवाइड करता हूं। अब विद्यार्थियों, अगर हम इसे आगे की ओर समझें, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, बात आ चुकी है सी की बीमा की ओर चलने की, क्योंकि मात्रक तो हो चुका है, लेकिन बीमा पर चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आ रही है हमारे दिमाग में कि फार्मूला होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। लोग अक्सर कहते हैं पृथ्वी का विभव शून्य होता है, यानी पृथ्वी के लिए अगर हम V लिखें वोल्टेज, तो लोग कहते हैं पृथ्वी का विभव जो होता है वो 0 होता है। विद्यार्थियों, सही भी है, पृथ्वी का विभव 0 है, इसीलिए भूसंपर्कन की घटना में जो है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। माने पृथ्वी 0 बनी हुई है तो 0 रहे, हमारा उसके साथ संपर्क भी 0 रहे, अदरवाइज करंट का शॉक हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है
पोटेंशियल होना ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होना ठीक नहीं है। अब यहां पर जो ये बात है कि पृथ्वी का विभव 0 होता है, अगर पृथ्वी का विभव 0 होता है तो क्यों? ये सबसे बड़ी बात है, कारण सही समझाइए प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ी बात, आप विभव जो पृथ्वी का विभव 0 होता वो तो ठीक है, क्यों होता उसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज जान लेना चाहिए कि हमारी पृथ्वी जो है ये एक गोलीय चालक है। दुनिया की सबसे बड़ी चालक ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी से कितनों भी आवेश ले लो या कितनों भी आवेश दे दो, पृथ्वी की धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी से कितनों भी आवेश ले लिया जाए या पृथ्वी को कितनों भी आवेश दे दिया जाए, फिर भी इसकी धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर किस एंगल से हम आपको यहां समझाने की कोशिश करें कि पृथ्वी से कितनों भी आवेश ले लिया जाए या पृथ्वी को कितनों भी आवेश दे दिया जाए, तो पृथ्वी की धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका सीधा प्रभाव आ रहा है कि पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत है। जी बिल्कुल, मैंने लाइन क्या बोला है कि पृथ्वी से कितनों भी आवेश ले लिया जाए या पृथ्वी को कितनों भी आवेश दे दिया जाए, पृथ्वी की धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका एक ही मतलब निकल रहा है कि पृथ्वी की जो धारिता है जिसे हम चालक मानकर स्टडी कर रहे हैं वो कितनी है? अनंत। अगर पृथ्वी की धारिता अनंत है तो आइए विभव के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होगा? Q बटा C। V बराबर Q बटा C होगा, तो हम V बराबर लगाते हैं और ये पृथ्वी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्यों हुआ? हम यहां पर C का वैल्यू लगा रहे हैं अनंत, क्योंकि पृथ्वी की धारिता कितनी है? अनंत। और अगर पृथ्वी की धारिता अनंत है तो गणित के अध्यापक आपको पढ़ाए होंगे किसी के बटा अनंत का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0, अर्थात यहां का वैल्यू आपको 0 प्रोवाइड होगा। हम जानते हैं 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब किसी के बटा इनफाइनाइट हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0। देखिए पृथ्वी का विभव 0 है। विद्यार्थियों, ये टॉप क्लास के क्वेश्चन का आंसर आप खुद गणित से सीखें कि पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, क्यों? तो आप एक ही जवाब देंगे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो धारिता होती वो अनंत होती है। मतलब ये कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी से कितनों भी आवेश ले लिया जाए या इसे कितनों भी आवेश दे दिया जाए, किंतु इसकी धारिता पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। अगर इसकी धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब पृथ्वी की धारिता कितनी हुई? अनंत। भाई अनंत ही वो संख्या है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता। तो अगर पृथ्वी की धारिता अनंत है तो आप V बराबर Q बटा C से सॉल्व करें ना। V पृथ्वी के लिए है तो V बराबर Q बटा C, C इनफाइनाइट है, किसी के बटा अनंत का वैल्यू 0, यानी पृथ्वी का विभव 0 होगा। अब मुझे पूरी तरह से ये उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्लास के सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं C की बीमा की। विद्यार्थियों, अगर हम C की बीमा बनाने चलेंगे तो C की बीमा के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q की बीमा आप पूरे के बटा V की बीमा। यहां पर C की बीमा अगर बनाएंगे तो क्लास में सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो Q की बीमा होती है, अब आप याद करें डायरेक्ट, Q का मतलब आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो इसका मतलब जो है यहां पर AT होगा। आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो यहां पर AT हुआ। और अगर V की बीमा बनाए तो मेरे हिसाब से V की बीमा कितनी हो सकती है? ml² T का इनवर्स 3 A का इनवर्स 1। चेक करें आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट में और रिप्लाई करें कि हाँ V की बीमा होती है ml² T का इनवर्स 3 A का इनवर्स 1। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो बच्चे तुरंत बताएं, फिर मैं आपको V की बीमा डिराइव करके दिखाता हूं। V की बीमा होती है ml² T का इनवर्स 3 A का इनवर्स। निकाले होंगे या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो C की बीमा आपको क्या मिल रही है? C की बीमा आपको यहां से क्या मिल पा रही है? हम जानते हैं कि ये नीचे की जितनी भी चीजें हैं जिन पे इनवर्स नहीं है ऊपर जाकर के इनवर्स प्राप्त करेंगे, और जिन पे इनवर्स है ऊपर जाकर के वो पॉजिटिव इंटीजर में परिवर्तित होंगे। तो इसका मतलब साफ हुआ कि M पे इनवर्स नहीं, ऊपर जाकर इनवर्स होगा।
एल एल पे 2 पॉजिटिव है, ऊपर जाकर के जो है ये एल आपका जो है 2 निगेटिव लेगा। ये टी का इनवर्स 3 है, अगर ये टी का इनवर्स 3 है तो ऊपर जाएगा। ये टी का इनवर्स 3 है और अगर ये टी का इनवर्स 3 है तो ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर में बदलेगा, और पॉजिटिव इंटीजर में ये भी है तो इसका मतलब टी पे कितना आएगा 4। ये ए का इनवर्स 1 है, अगर ये का इनवर्स 1 है तो ये ऊपर जाकर के पॉजिटिव में बदलेगा और ये पॉजिटिव इसके कनेक्शन में आएगा, इसका मतलब ए पे 2 होगा। आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए कि हमको सी की बीमा बनाने आ गई है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, आपने सी की बीमा बना ली। अब विद्यार्थियों बात आती है कि अगर हम आगे की ओर चले तो सी का प्रतीक चिन्ह कैसे लगेंगे। विद्यार्थियों जैसे पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि अगर आप इस तरह का सिंबल बनाते हैं तो विद्युतिकी की दुनिया में ये सिंबल है रेसिस्टेंस का, मतलब प्रतिरोध का, और अगर प्रतिरोध को एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये प्रतिबाधा का सिंबल है। तो ऐसे ही आज के क्लास में सोच करके बताएं कि हम संधारित्र का सिंबल कैसे बना सकते हैं। विद्यार्थियों संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, इनमें से एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट निगेटिव होती है। इस सिंबल को याद करें, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट निगेटिव होती है। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इस सिंबल को हम यूज करेंगे कैपेसिटर में, मतलब ये संधारित्र का सिंबल है। आप यहां से इसको समझने की कोशिश करें, ये सी का प्रतीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिकी में रेसिस्टेंस के सिंबल को प्रेस्क्राइब करते हैं, वैसे ही यहां पर ये जो सिंबल बना हुआ है ये कैपेसिटर का है। कैपेसिटर के सिंबल के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। एक प्लेट इसका प्लस होता, दूसरा प्लेट माइनस होता है। प्लस वाले को बैटरी के प्लस से जोड़ देते, माइनस वाले को बैटरी के माइनस से जोड़ देते। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति खूबसूरत ढंग से कार्य करने लगती है। अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ दें तो आपको पता बैटरी भी बोल देगा। संधारित्र सी है तो सी बराबर क्यू बटा वी फार्मूला लॉन्च है। यहाँ पे यहां तक की बातों को आप समझने की कोशिश करें, यहां तक का फार्मूला लॉन्च है। अगर मैं इसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ ही देता हूं, अगर ये वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी गई, सपोज करिए ये प्लस ये माइनस है और इसको मैंने वी वोल्ट से जोड़ दिया, तो आपको पता है क्यू कूलम का आवेश जाएगा। कितने कूलम का आवेश जाएगा? क्यू कूलम का आवेश जाएगा। ये सी है तो यहां से अगर हम सी निकालें तो सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा वी। और यही धारिता का फार्मूला यहां पर बना हुआ है कि सी बराबर क्यू बटा वी होता है। यहां तक के स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर समझाता हूं। आगे की ओर जो बात होगी हमारी आपकी वो होगी संधारित्रों का संयोजन कैसे होगा और फिर संयोजन की आवश्यकता कैसे पड़ी है। सबसे पहले तो हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे कि लोगों को संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी। कल के क्लास में आपको लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में साफ साफ पता चला कि अगर प्रतिरोध बन चुका था तो प्रतिरोध के जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओम जी ने साफ बताया कि आई बराबर बी बटा आर होता है, वी कांस्टेंट हो गया, आई एन टी प्रोपोर्शनल आर हुआ, आर का वैल्यू बढ़ेगा आई का वैल्यू घटेगा, आर का वैल्यू घटेगा आई का वैल्यू बढ़ेगा। यानी हम अगर परिपथों में आर के मान को कम ज्यादा करते रहें तो आई का मान कम ज्यादा होता रहेगा। तो लोगों ने प्रतिरोधों के जोड़ने की आवश्यकता महसूस की और संयोजन ऐसा बना लिया कि कभी आर का मान मैक्स हो गया तो आई मिन हो जाएगा और कभी आर का वैल्यू जो है मिन हो गया तो आई मैक्स हो जाएगा। आज की क्लास में वैसे हम लोग सोचेंगे कि लोगों को संधारित्रों के जोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, लोगों ने कैपेसिटर को आपस में कंबाइन करना क्यों जरूरी समझा, इसे हम समझते हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं। की ओर जो सोचना है वो ये है कि संधारित्रों का संयोजन क्या है। विद्यार्थियों सपोज करिएगा ये मेरे पास 2 संधारित्र हैं। एक, यद्यपि संधारित्र में प्लेटों के जोड़े होते हैं, फिर भी इमेजिन करिए ये एक संधारित्र है, ये दूसरा है। आप संधारित्रों के सिद्धांत को याद रखिएगा या संधारित्र को याद रखिएगा क्या है। संधारित्र इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के भीतर पाई जाने वाली एक ऐसी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भीतर पाई जाने वाली एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के संचयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब यह आवेश को ग्रहण करेगी, आवेश को ग्रहण करने के सिद्धांत पर कार्य करेगी संधारित्र, इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये 2 कैपेसिटर हैं,
अब हम सोच रहे हैं संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को, भाई संयोजन तो एक से पॉसिबल नहीं है, लेक्चर नंबर 7 की पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह रेसिस्टेंस के संदर्भ में। तो आज के क्लास में कैपेसिटर के वास्ते सोच लीजिए एक से कौन सा कंबाइनेशन बनेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर हमें कंबाइनेशन बनाना है तो इसका मतलब साफ है कि चीजों की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो आप बताइए संधारित्रों का संयोजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया संधारित्रों का संयोजन कहलाती है। 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया ही संधारित्रों का क्या कहलाती है? संयोजन। दोबारा से, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संधारित्रों का संयोजन कहलाती है। नोट डाउन करिए इसे। साथियों, हमें यहां पर एक बात दूसरे स्टेप में ये सोच लेना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ी लोगों को संधारित्रों के जोड़ने की। जैसे मान लीजिए कल के क्लास में लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सोचा था प्रतिरोध तो बन करके आ चुका था, लेकिन बाद में लोगों ने प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस की? लोगों ने ओम के नियम से ऑब्जर्व किया था कि अगर वोल्टा कांस्टेंट कर दी जाए, मान लीजिए युक्ति को 220 वोल्ट से लगा दिया जाए तो वो तो कांस्टेंट हो गया, तो आई एंटी प्रोपोर्शनल आर हुआ था। तो लोगों ने चेक किया था कि सर्किट में आर का वैल्यू अगर ग्रो कर रहा है तो आई लेस हो रहा है, और जब आर लेस हो रहा है तो आई का वैल्यू ग्रो कर रहा है। यह चीज लोगों ने देखा था। तो आज के क्लास में आप ये सोचें कि संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता लोगों को क्यों महसूस हो रही है। विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या आप संधारित्र का कैपेसिटर का प्रिंसिपल बता सकते हैं? कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? कोई भी कैपेसिटर हो वो आवेश के संचयन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। मतलब अगर ये कैपेसिटर है तो ये आवेश को ग्रहण करेगा। आप बताइए अकेला कोई कितना आवेश ग्रहण कर सकता है? अपनी क्षमता के अनुसार ही ग्रहण करेगा। लोग ये चाहते थे कि आवेश की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जा सके, आवेश की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जा सके, आवेश की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जा सके। आवेश की पर्याप्त मात्रा को ग्रहण करने के लिए लोगों ने संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता महसूस की। ये एक जनरली थिंकिंग है। आवेशों की पर्याप्त मात्रा को ग्रहण किया जा सके, इसलिए लोगों ने संधारित्रों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की। क्योंकि अकेला संधारित्र अगर आवेश को ग्रहण कर ले रहा है तो इसका मतलब वो अपनी क्षमता के अनुसार है। लोग चाहते थे कि आवेश की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जाए, इसलिए संधारित्रों को आपस में मिलाने या जोड़ने का निश्चय किया। अगर आप एक फार्मूले के अकॉर्डिंग विचार करोगे, एक पैमाने के थ्रू सोचोगे, तो आइए मैं आपको बताता हूं। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? फार्मूला पढ़ा था C बराबर होता है Q बटा V। अब हम यहां पर सोचते हैं कि अगर हम V को बाहर कर ले तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C। C बराबर Q बटा V, V को मैंने बाहर कर लिया, V बराबर Q बटा C। प्लीज विद्यार्थियों, आप अपनी निगाह को यहां पर समझें। ओम के नियम की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या इंटेंशन था? लोग संधारित्रों को जोड़ने या आपस में मिलाने की ठान लेते। आइए देखिए, इस फार्मूले को अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि दिया गया आवेश अगर नियत कर दिया जाए, मतलब अगर 2 कूलाम का आवेश दिया जा रहा है तो 2 कूलाम का आवेश ही दिया जाए, तो हम यहां से एक चीज पा रहे हैं कि वेग एंटी प्रोपोर्शनल C के है। और इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि जब C का वैल्यू बढ़ेगा तो V का वैल्यू घटेगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। अगर हम अपने ऐसे ही सेकंड केस पे विचार करें, सेकंड केस को सोचें, तो सेकंड केस में फिर अगर हम इसको लगाएं V एंटी प्रोपोर्शनल C के है, तो हम ये सोचें कि अगर हम C के वैल्यू को घटा दें तो हम ये पाते हैं V का वैल्यू बढ़ जाएगा। जरा बताइए खूबसूरत डिवाइस के बारे में। पहले तो लोग सोचे थे, लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए तो उसमें आपने सोचा था सर्किट में लोग धारा का मान कम ज़्यादा करना चाहते थे। तो सर्किट में धारा का मान कम ज़्यादा करने के लिए लोगों ने क्या किया? सर्किट में आर के मान के साथ छेड़छाड़ की, या तो आर को कम किया, आर को ज़्यादा किया। तो कम ज़्यादा करने के लिए लोगों ने संयोजन बना लिया। ऐसे ही आज के क्लास में देखें कि C बराबर Q बटा V होता है। हम V को अगर बाहर करें तो V बराबर Q बटा C होगा। मैंने मान लिया कि जो हमारा Q है वो नियत है। इसमें 2 वे है। फर्स्ट वे आपको समझा रहे हैं, जो हमारा Q है वो नियत है। अगर Q नियत है
तो चीज़ों को सोच करके देखें कि वी एंटी प्रोपोर्शनल 1/c हुआ। उन्होंने देखा कि अगर हम सी को ग्रो करेंगे तो वी लेस होगा, उन्होंने देखा कि अगर हम सी को लेस करेंगे वी ग्रो होगा। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ये कह रहा है कि परिपथों में बोल्टता के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए लोगों ने संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता महसूस की। बोल्टता ज़्यादा हो जाए, बोल्टता कम हो जाए। भाई बोल्टता अगर ज़्यादा हो जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी, बोल्टता अगर कम हो जाएगी तो धारिता बढ़ जाएगी। अब बोल्टता ज़्यादा हो जाएगी तो धारिता घट जाएगी। तो धारिता के मान को उनको घटाना बढ़ाना था, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को कम ज़्यादा करना था। तो आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को कम ज़्यादा करने के चक्कर में जब उन्होंने सी को ज़्यादा किया तो बोल्टता कम हो गई, और जब सी को उन्होंने क्या किया, कम किया, तो बोल्टता ज़्यादा हो गई। यानी परिपथों में विभव के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए लोगों ने संधारित्रों को जोड़ना सहज समझा। अब आप ये बताइए, अगर हम यहाँ से एक फार्मूला और बना करके सोचे Q बराबर CV, मैंने मान लिया कि वोल्टता में नियत कर देता हूं, नियत है कि अगर इसको मैंने 220 वोल्ट से जोड़ा है तो 220 वोल्ट हो। अब लोगों ने क्या देखा कि Q समानुपाती C, Q बराबर C है। अगर हम यहां पर देखें तो अगर C का वैल्यू मैक्स हो जाए तो Q मैक्स हो जाएगा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और C का वैल्यू अगर मिन हो जाए तो Q भी हमारा मिन हो जाएगा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिपथों में बोल्टता के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए, या परिपथों में बोल्टता के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए लोगों ने संधारित्रों के संयोजन को आवश्यक माना, फर्स्ट में। दूसरा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए या आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाए, लोगों ने संधारित्रों के संयोजन को आवश्यक माना। विद्यार्थियों, इस स्टेप को समझाने के लिए जो भी लैंग्वेज नोट डाउन किए गए इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं अब संयोजन की ओर और आपको संयोजन समझाता हूं कितने प्रकार से संयोजन हो सकता है। अब विद्यार्थियों, बात आती है संधारित्रों के संयोजन की। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है? जितने प्रकार से आपने प्रतिरोधों का संयोजन किया था, या तो आप उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो आइए अब संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम पढ़ते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक संधारित्र है, कैप धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, हर कैप धन प्लेट है। अगर ये एक संधारित्र है, तो ये इसका धन प्लेट है और ये इसका धन प्लेट है। अब विदाउट कैप वाला सिरा क्या है? ऋण प्लेट है। फोकस करिए, पॉजिटिव, निगेटिव। जब संयोजन में आने वाले संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, जब संयोजन में आने वाले संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरे संधारित्र पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसके ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाता है, और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा से विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप ये फोकस करिए, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट प्लस का, दूसरा प्लेट माइनस का। तो ध्यान दीजिए, ये जितने कैप आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब प्लस वाले हैं, यानी एक प्लेट प्लस का कैप और एक प्लेट माइनस का ये मार्कर वाला हिस्सा। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे श्रेणी क्रम में? जब संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसके ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, और दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाता है, और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए, यह संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपको ये संयोजन समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, अब हम लोग संधारित्रों के संयोजन पे पहुंच चुके हैं, और संधारित्रों के संयोजन में हमने श्रेणी क्रम से यह सीक्वेंस स्टार्ट कर दिया है। विद्यार्थियों,
श्रेणी क्रम की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। आइए आप फिगर से इसको ऑब्जर्व करिए। फिगर से वैसे भी हमने 3 संधारित्रों को आपस में जोड़ा है। आप चाहें 3 से कम 2 जोड़ सकते हैं या 3 से बहुत ज़्यादा संयोजन बना सकते हैं। विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं मैंने 3 संधारित्रों को लिया, C1, C2, C3। संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस, एक माइनस की। आप डिफिनेशन को सोचिए चित्र के अनुसार। संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसके ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से तथा उसके ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाता है और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा से, जब संधारित्रों के संयोजन में आने वाले सभी संधारित्रों में से पहले संधारित्र के धन प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसकी ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से दूसरे संधारित्र के ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाए और ऐसे संयोजन को आगे बढ़ाया जाए, इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम आपको यहाँ पर समझाने की चेष्टा करें तो आप थोड़ा सा माइंडली फोकस करिएगा और माइंडली ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। इसको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। इसको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर जोड़ दिया है। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ रहे हैं तो आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से सुने फोकस करके। अब ये आवेश अगर जा रहा है तो ये श्रेणी क्रम में है तो सब में आवेश समान रूप से जाएगा। आपने पढ़ा होगा और मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड भी करूंगा कि संधारित्र का जो आवेशन होता है वो प्रेरण विधि द्वारा होता है। अगर इस पे प्लस है इस पे माइनस है तो आपको पता प्रेरण विधि द्वारा आवेशित होकर के प्लस माइनस दोनों चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये क्यू कूलाम का आवेश जा रहा है विद्यार्थियों, तो आपको पता है सारे संधारित्र एक सीक्वेंस में जुटे हैं तो सब में क्यू कूलाम का ही आवेश बहेगा। अगर सारे संधारित्रों के भीतर आप देखें तो सब में आवेश जो है वो एक समान रूप से जा रहा है, मतलब सब में क्यू कूलाम का आवेश जा रहा है। बट विद्यार्थियों अगर इनके विभव और विभवांतर की बात करें, प्यारे विद्यार्थियों विभव और विभवांतर को समझने के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 जरूर देखें। वहां पर मैंने विभव और विभवांतर की कहानी बहुत अच्छी तरह से समझाई है। अब आप यहां पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, अगर ये बिंदु K है, विभव एक बिंदु का होता है। अब विभवांतर तो नाम से ही पता है कि 2 विभवों के बीच का अंतर होता है। अगर ये है तो यहां पर मिलेगा VA, अगर ये V है तो यहाँ का विभव VB, अगर ये C है तो यहाँ का विभव VC, अगर ये D है तो यहाँ का विभव VD। अब विद्यार्थियों अगर इनके बीच में हम अंतर निकालें, विभवों का अंतर विभवांतर है, तो C1 के लिए अगर निकालें तो VB माइनस BA, C2 के लिए निकालें VC माइनस BB, C3 के निकालें VD माइनस VC। तो जब तीनों संधारित्रों के विभव बिंदु फिक्स नहीं है तो विभवांतर भी फिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ से V1 आ जाएगा, इसका यहाँ से V2 आ जाएगा और इसका यहाँ से V3 आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो वहाँ से आपको प्रतिरोधों के संयोजन की कुछ विशेषता पता चलेगी। वो विशेषता यहाँ ला करके लागू करें, आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि ये संधारित्र C1, C2, C3 अगर 20 वोल्ट की बैटरी क्यू कूलाम का आवेश दे रही है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने संधारित्र लगे हैं सब में समान आवेश जाएगा, सब में एक समान आवेश बहेगा। बट विद्यार्थियों अगर इनके विभवांतर की बात करें तो इनका विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। इनका विभवांतर भिन्न भिन्न होगा जैसा कि ग्राफ से और थ्योरी से ही कंफर्म है। तो विद्यार्थियों अगर गणितीय व्याख्या करने की बात आएगी तो आप गणितीय व्याख्या कैसे करेंगे इसे सुने। चूंकि हम क्या जानते हैं, कल के क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन, जब आप किसी के संयोजन का डेरिवेशन करें, चाहे वो प्रतिरोध का संयोजन का डेरिवेशन हो, चाहे सेल के संयोजन का डेरिवेशन हो, चाहे संधारित्रों के संयोजन का डेरिवेशन हो, इसमें आप वो डिफरेंट व्यंजक चुनेंगे, इसमें आप वो डिफरेंट व्यंजक चुनेंगे जो संयोजन में भिन्न हो। अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध में टोटल स्टेबिलिटी किस पे है, R बराबर B बटा I पे। R हमको प्राप्त ही करना है, B और I के बारे में सोचना है। श्रेणी क्रम में भिन्न कौन हुआ था, विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न हुआ था तो आपने विभवांतर के पदों में डेरिवेशन किया था। समांतर क्रम में कौन भिन्न हुआ था, धारा, तो आपने धारा के पदों में डेरिवेशन किया। ऐसे आज के क्लास में आप ये सोचें कि जो चित्र दिया है ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में भिन्न कौन है, आवेश तो समान बहेगा लेकिन विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न। तो चूंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न होगा,
विभवांतर भिन्न होता है। चलो 2 बार लिखते हैं, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और अगर श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है तो धारिता से चले, धारिता से, तो क्लास के सारे बच्चों को मालूम है C बराबर Q बटा क्या होता है, V। तो ये एक बात फिक्स है, विभवांतर भिन्न भिन्न होगा तो B बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q बटा C। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। अब आप V बराबर Q बटा C को संपूर्ण संयोजन पर लागू करोगे। संपूर्ण संयोजन के लिए जब आप V बराबर Q बटा C को संपूर्ण संयोजन के लिए लागू करेंगे तो आप फोकस करके बताएं आपको क्या मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि जो आपको V1 मिलेगा, V1 बराबर Q बटा C1 मिलेगा, V2 बराबर Q बटा C2 मिलेगा और V3 बराबर Q बटा C3 मिलेगा। फिक्स, ये समीकरण नंबर 2 है। भाई साफ है ना कि श्रेणी क्रम में विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, आवेश समान होगा, धारिता तो आपने डिफरेंटली ही है, ठीक है। अब यहां से अगर आप फोकस करके देखें, चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य विभवांतर होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य विभवांतर, नेट विभवांतर कितना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य विभवांतर। विद्यार्थियों बैटरी ने V वोल्ट दिया है तो V वोल्ट कितने सेक्शन में बटा है, V1 V2 V3। अगर V बराबर V1 प्लस V2 V3 हो गया तो यानी V का जो वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 में बटा है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V, और वही V टोटल या नेट है। तो इसका मतलब साफ है कि V बराबर कितना हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ। और लेटेस्ट भी समीकरण नंबर कितना है, 3। अगर हम समीकरण 2 से V1 V2 V3 का वैल्यू समीकरण 3 में रखें, समीकरण 2 से V1 V2 V3 का मान समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में रखें तो फोकस करके बताइए आपको क्या मिलेगा। V बराबर Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा C3, ये समीकरण नंबर 4 है। आप तनी समीकरण 4 और 1 को देखिए, दोनों के LHS बराबर हैं, और दोनों के LHS बराबर हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दोनों के RHS बराबर होंगे। या फिर दूसरा वे भी सोच लें कि B बराबर Q बटा C होता है, उसका वैल्यू रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व समीकरण 4 से। तो ये एक बात फिक्स है कि Q बटा C बराबर कितना होगा, Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा C3। अगर इस समीकरण को हम आगे की ओर सॉल्व करने का प्रयास करें, इस लैंग्वेज को मैं ऊपर से डिलीट कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डिफिनेशन को मैं ऊपर से डिलीट कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने देखा है Q बटा C बराबर Q बटा C1 धन Q बटा C2 धन Q बटा C3 आ रहा है। तो आपने यहां पर फोकस किया Q बटा C बराबर, सब में से Q कॉमन निकल जाएगा तो यहां पर कितना होगा, 1 बटा C1, 1 बटा C2, 1 बटा C3, Q से Q कटा, 1 बटा C बराबर 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। आपने प्रूव्ड किया, ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। उम्मीद भी है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहां पर PTR लगाएं, यदि N फैराड के, कितने फैराड, N फैराड के, ऐसे लगा लीजिए, यदि C फैराड के, यदि C फैराड के N संधारित्रों श्रेणी क्रम में जुटे हूं, श्रेणी क्रम में हूं, तो तुल्य धारिता, अभी आप यहां फिक्स करो यहां पे। मान लीजिए C1 C2 C3 अलग अलग धारिता वाले हैं, हम ऐसे संधारित्रों को जोड़ रहे हैं जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, C, और ऐसे कितने जोड़े गए हैं, N तक। तो इसका मतलब अगर हम इसका 1 बटा C तुल्य निकालें तो फिक्स है 1 बटा C
1/c कहां तक जाएंगे, n तक। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम यहां से 1/c तुल्य निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब 1/c सब में है, और ये टोटल कितने होंगे n। तो एक बात फिक्स करिए, 1/c तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, n/c। और यहां से अगर हम c तुल्य निकालें तो आप बताइए c तुल्य कितना आ रहा है, c/n। c तुल्य बराबर कितना आ गया, c/n। अभी कल के क्लास में आपने देखा और लिंक भी करवा लिए होंगे कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है वो हमारे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर है। अगर हम R ओमेगा के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R/n। ऐसे ही अगर हम C धारिता के, C फैरड के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनका तुल्य धारिता कितनी होती है, C/n। मतलब एक संधारित्र की धारिता में धारिताओं की संख्या है, संधारित्रों की संख्या का क्या लग जाएगा, भाग। यहां तक की कहानी आपके दिमाग में फिक्स हुई होगी, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर समझा रहा हूं। विद्यार्थियों, संधारित्रों के जो है समांतर क्रम संयोजन का जो है लेक्चर देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जरूर देखें। विद्यार्थियों, ये लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 1 घोषित किया जाएगा, लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जरूर देखें। विद्यार्थियों, आपसे मैं एक जोरदार रिक्वेस्ट कर रहा हूं विद्यार्थियों को अपने सीक्वेंस को, अपने पढ़ाई को पूरी करने के लिए लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जरूर देखें। जैसे मैंने प्रतिरोधों के संयोजन में लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 प्रेस्क्राइब किया था, ऐसे आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें। विद्यार्थियों, लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जरूर देखें। संधारित्रों के संयोजन में जो है समांतर क्रम संयोजन की संपूर्ण व्याख्या के लिए लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 जरूर देखें। धन्यवाद।